परेश बाबा की हालत नाजुक, ममता की बदजुबानी ने ली जान, सचिन बन गया काल। देशमुख निवास की चारदीवारी के भीतर आज जो मंजर देखने को मिला है, उसने न सिर्फ इस परिवार की खुशियों को ग्रहण लगाया है, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी झकझोर कर रख दिया है। सन्नाटा इतना गहरा है कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी गूंज सुनाई दे, लेकिन इस खामोशी के पीछे जो तूफान छिपा है, उसका अंदाज़ा शायद अभी खुद ममता को भी नहीं है। कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां दौलत का नशा और संस्कारों की गरिमा आमने सामने है। ममता, जो अपने अहंकार के 7वें आसमान पर बैठी है, ये भूल गई कि जब किसी गरीब के आत्मसम्मान पर चोट की जाती है तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। आज के एपिसोड में जिस तरह से ममता ने अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हुए परेश देशमुख जैसे सीधे साधे और सुलझे हुए इंसान को निशाना बनाया, उसने हदों को पार कर दिया है। मैं, आपकी पूजा, आपको उस पल की एक एक बारीक डिटेल बता रही हूँ जो शायद स्क्रीन पर देखते हुए भी आपसे छूट गई हो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि उन जज्बातों की है जो एक बेटे के अंदर ज्वालामुखी बनकर सुलग रहे हैं। माहौल तब गरमाया जब ममता ने अपने पर्स से वो मनहूस ब्लैंक चेक निकाला और उसे परेश बाबा के सामने ऐसे फेंका जैसे वो किसी भिखारी को भीख दे रही हो। वो कागज का टुकड़ा महज एक चेक नहीं था, बल्कि देशमुख परिवार की इज्जत पर लगा एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज सीधे परेश बाबा के दिल तक पहुंची। ममता की आंखों में वो क्रूरता थी जो रिया और आकाश के प्यार को नहीं बल्कि सिर्फ स्टेटस और बैंक बैलेंस को देखती है। उसने जिस हिकारत से घर की दीवारों को, रेणुका की साड़ियों को और सायाली के काम को देखा, वो सब तो फिर भी बर्दाश्त के काबिल था, लेकिन जब उसने परेश बाबा की परवरिश पर सवाल उठाया तब पानी सिर से ऊपर चला गया। परेश, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को बड़ा किया, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी की रोटी खाई, उनके सामने ये कहा जाना कि तुम्हारी औकात मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है या तुम लोग मेरे बच्चों को पैसों के लिए फंसा रहे हो, एक ऐसा जहर था जिसे वो निगल नहीं पाए। रेणुका, जो हमेशा पैसों की चमक देखकर पिघल जाती है, आज वो भी एक पल के लिए सहम गई थी। लेकिन परेश बाबा का चेहरा देखने लायक था। उनका रंग पीला पड़ चुका था। वो इंसान जिसने सचिन की हर नादानी को माफ़ किया, जिसने तेजस की चालाकियों को नज़रअंदाज किया, आज एक अनजान औरत के सामने अपने ही घर में जलील हो रहा था। ममता के शब्द तीरों की तरह उनके सीने में चुभ रहे थे। वो बार बार अपनी छाती पर हाथ रख रहे थे, उनकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन ममता का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार बोले जा रही थी कि कैसे आकाश जैसे हीरे को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। सायली ने कोशिश की स्थिति को संभालने की, उसने ममता को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ममता ने उसे भी 2 कौड़ी की फूल वाली कहकर चुप करा दिया। यही वो पल था जब परेश बाबा की सहनशक्ति जवाब दे गई। अचानक कमरे में एक अजीब सी घबराहट फैल गई जब परेश बाबा लड़खड़ाए, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो सोफे का सहारा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हाथ फिसल गया। जो बाप अपने बेटों के लिए बरगद का पेड़ बनकर खड़ा रहता था, आज वो तिनके की तरह बिखर रहा था। ममता की कड़वी बातें बैकग्राउंड में अभी भी गूंज रही थीं, लेकिन परेश बाबा के कानों में अब सिर्फ सन्नाटा था। उनके गिरते ही घर में कोहराम मच गया। सायली की चीख निकल गई, रेणुका बदहवास होकर उनकी तरफ दौड़ी और रोशनी, तेजस तो जैसे बुत बनकर खड़े रह गए। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला मंजर तब बना जब सचिन, जो अब तक अपने गुस्से को पीकर एक कोने में खड़ा था, सिर्फ अपने बाबा की कसम की वजह से, उसने अपने पिता को जमीन पर गिरते देखा। सचिन की दुनिया जैसे उसी पल रुक गई। वो दौड़कर बाबा के पास पहुंचा और उन्हें अपनी गोद में उठाया। परेश बाबा की सांसें उखड़ रही थीं, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, शायद सचिन को शांत रहने का इशारा कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी आंखें पथरा रही थीं और हाथ ठंडे पड़ रहे थे। ये सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं था, ये एक ईमानदार आदमी के स्वाभिमान की हत्या थी जो ममता ने अपनी बदजुबानी से की थी। सचिन, जो हमेशा बेफिक्र रहता है, आज एक डरे हुए बच्चे की तरह बाबा बाबा चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून उतर आया था। उसने अपनी नब्ज टटोली और महसूस किया कि धड़कनें बहुत धीमी चल रही हैं। घर का वो आंगन जहां थोड़ी देर पहले तक ममता की ऊंची आवाज गूंज रही थी, अब सचिन की दहाड़ और परेश बाबा की खामोशी का गवाह बन गया था। हैरानी की बात तो ये है कि परेश बाबा की ऐसी हालत देखने के बाद भी ममता के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सब कोई नाटक है पैसे ऐंठने का। उसने अपनी क्रूरता का सबूत देते हुए वहां खड़े होकर भी ये कहने की जरूरत की कि अरे ये सब ड्रामा बंद करो, चेक ले लो और नाटक खत्म करो। ममता के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। जब सचिन ने अपने बाबा को गोद में उठाते हुए ममता की तरफ देखा तो उस एक नज़र में इतनी नफरत और इतना गुस्सा था कि अगर नज़रों से कोई जल सकता तो ममता वहीं राख बन जाती। लेकिन अभी प्राथमिकता बाबा की जान बचाना थी। सायली और आकाश ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन करने के बजाय सचिन की टैक्सी की तरफ दौड़ लगाई, क्योंकि हर एक सेकंड कीमती था।
सचिन ने अपने बाबा को अपनी बाहों में उठाया, जैसे बचपन में परेश उसे उठाते थे, और पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। गाड़ी में जाते वक्त का जो मंजर था वो रूह कंपा देने वाला था। सायली पीछे बैठी बाबा का सिर अपनी गोद में रखे और लगातार उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सचिन ड्राइविंग सीट पर बैठा स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से भींच रहा था कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं। वो बार बार रियर व्यू मिरर में अपने बाबा को देख रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसने ममता को पहले ही घर से बाहर क्यों नहीं फेंक दिया। उसके दिमाग में ममता की कही हर बात गूंज रही थी। गरीब, लालची, औकात, इन शब्दों ने उसके बाबा को इस हालत में पहुंचाया था। सचिन देशमुख आज सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक ऐसा बारूद बन चुका था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी फटने के लिए, और वो चिंगारी उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर के पहियों की आवाज और सचिन की भारी सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने परेश बाबा को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया और परिवार को बाहर रुकने का इशारा किया। वो लाल बत्ती जो आईसीयू के दरवाजे पर जलती है, सचिन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। रेणुका का रो रोकर बुरा हाल था। वो अब भगवान को याद कर रही थी, लेकिन पूजा आपको बता दें कि अब वक्त दुआओं का नहीं बल्कि हिसाब का था। सचिन दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। उसकी आंखें आईसीयू के दरवाजे पर जमी थी, लेकिन उसका दिमाग ममता के बंगले पर था। उसे समझ आ चुका था कि ये कुदरती बीमारी नहीं है, ये एक मर्डर अटेम्प्ट है, शब्दों से किया गया हमला। आकाश, जो अपनी माँ और अपने भाई के बीच फंसा हुआ था, वो सचिन के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे पता था कि उसका भाई इस वक्त एक घायल शेर है। डॉक्टर जब बाहर आए तो उनके चेहरे के भाव ने स्पष्ट कर दिया कि मामला गंभीर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परेश जी को मैसिव हार्ट अटैक आया है और इसका कारण बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और सदमा है। डॉक्टर के मुंह से शॉक और स्ट्रेस शब्द सुनते ही सचिन का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उसे अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उसके बाबा, जो उसकी जान है, आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस घमंडी औरत की वजह से। डॉक्टर ने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए, सिवाय सचिन के। सचिन की आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह ले ली थी एक ठंडे खौफनाक गुस्से ने। यहीं से कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। सचिन ने धीरे से सायली के कंधे पर हाथ रखा, उसे बाबा का ख्याल रखने को कहा और अस्पताल से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी चाल में वो लड़खड़ाहट नहीं थी जो अक्सर दुखी लोगों में होती है, बल्कि एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जो तबाही मचाने से पहले तूफान में होता है। आकाश, जो अपनी माँ और अपने भाई के बीच फंसा हुआ था, वो सचिन के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे पता था कि उसका भाई इस वक्त एक घायल शेर है। अब मैं पूजा आपको बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सचिन का ये रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। वो शराब पीकर तमाशा करने वाला सचिन नहीं है, ये एक बेटे का प्रतिशोध है। रास्ते भर सचिन को पुरानी बातें याद आ रही थी, कैसे बाबा ने उसे सुधारा, कैसे हमेशा उसकी ढाल बने, और आज उसी ढाल को ममता ने चकनाचूर कर दिया। सचिन के दिमाग में एक ही धुन सवार थी, तांडव। उसे ममता का ब्लैंक चेक याद आ रहा था और वो सोच रहा था कि आज वो ममता को बताएगा कि एक बाप की जान की कीमत दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा होती है। उधर ममता अपने घर में बेफिक्र बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, अपनी दोस्तों को फोन पर बता रही थी कि कैसे उसने आज। जब ममता के घर के गेट पर पहुंचा तो वॉचमैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आज सचिन को रोकना नामुमकिन था। उसने अपनी टैक्सी सीधे गेट से टकरा दी। लोहे का गेट एक जोरदार आवाज के साथ खुला और सचिन की एंट्री हुई, बिल्कुल किसी साउथ इंडियन मूवी के हीरो की तरह। लेकिन यहाँ कोई कैमरा नहीं था, ये हकीकत थी। ममता, जो अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी, बाहर हुए शोर से घबरा गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सचिन देशमुख उसके आलीशान हॉल के बीचों बीच खड़ा था। उसके कपड़े पसीने और अस्पताल की गंध से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वो पागलपन था जिससे अच्छे अच्छे गुंडे भी डरते हैं। ममता ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सिक्योरिटी! लेकिन सचिन ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि ममता की आवाज उसके गले में ही अटक गई। सचिन ने वहां रखे महंगे फूलदान को उठाकर जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े वैसे ही बिखरे जैसे देशमुख परिवार की खुशियां बिखरी थीं। बाबा आईसीयू में है। सचिन की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। मेरे बाबा मौत से लड़ रहे हैं और तू यहाँ जश्न मना रही है। ममता ने फिर भी अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की। तो मैं क्या करूं? बुढ़ा कमजोर दिल का था, मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये वाक्य ममता की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। सचिन ने आगे बढ़कर ममता के सामने रखी टेबल को पलट दिया। चाय के कप, नाश्ते की प्लेटें और वो चेकबुक जिस पर उसे इतना नाज था,
सब जमीन पर आ गिरे। सचिन का गुस्सा उस ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा जो बरसों से शांत था, लेकिन अब अपनी राह में आने वाली हर चीज को जलाकर खाक कर देना चाहता था। ममता के ये कहते ही कि बुढ़ा कमजोर था, सचिन ने पास ही रखे एक बेशकीमती एंटीक शोपीस को उठाया और उसे दीवार पर दे मारा। कांच के हजारों टुकड़े ममता के पैरों के पास बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले उसने परेश बाबा के आत्मसम्मान को चकनाचूर किया था। ये आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बंगला थर्रा गया। ममता, जो अब तक अपनी क्लास और स्टेटस का चोला ओढ़े बैठी थी, पहली बार अपनी जान की सलामती के लिए डरती हुई नजर आई। उसने अपनी जिंदगी में कई अमीर और ताकतवर लोग देखे थे, लेकिन एक बेटे की ऐसी दीवानगी और ऐसा खौफनाक रूप उसने कभी नहीं देखा था। सचिन की आंखों से बहते आंसू और माथे पर उभरी नसें बता रही थीं कि आज वो किसी अंजाम की परवाह नहीं करेगा। वो धीरे धीरे ममता की तरफ बढ़ा, जैसे कोई शेर अपने शिकार को घेरता है। ममता पीछे हटने लगी, उसकी एड़ी सोफे से टकराई और वो वहीं धम से बैठ गई। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था और वो घमंड जो उसकी पहचान था, अब पसीने की बूंदों में बदलकर बह रहा था। सचिन ने झुककर ममता की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने ममता की रूह को कपा दिया। उसने चिल्लाकर नहीं, बल्कि एक डरावनी, भारी और दबी हुई आवाज में कहा कि अगर उसके बाबा को एक खरोंच भी आई तो वो इस आलीशान महल को शमशान बना देगा। सचिन ने ममता के सामने रखे नोटों के बंडल, जो शायद उसने किसी पार्टी के लिए निकाले थे, मुट्ठी में भरे और हवा में उछाल दिए। नोट हवा में उड़ते हुए ममता के ऊपर गिरे। ये दृश्य देखने लायक था। पैसे हवा में थे, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं थी। सचिन ने बिना बोले ममता को ये एहसास दिला दिया कि आज जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है तो ये कागज के टुकड़े जान नहीं बचाते। उसने ममता को आईना दिखाया कि आज वो जमीन पर डरी हुई बैठी है और वो 2 कौड़ी का टैक्सी ड्राइवर आज उसके ऊपर काल बनकर खड़ा है। तभी सीढ़ियों से रिया भागती हुई नीचे आई। ऊपर अपने कमरे में बंद रिया ने जब नीचे तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो वो समझ गई थी कि कुछ अनर्थ हो गया है। नीचे आकर उसने जो देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पूरा ड्राइंग रूम तहस नहस था। उसकी माँ सोफे पर दुबकी हुई थी और सामने सचिन खड़ा था, वही सचिन जिसे वो अपने होने वाले जेठ के रूप में देखती थी, लेकिन आज वो साक्षात भैरव लग रहा था। रिया ने सचिन दादा कहकर उसे रोकने की कोशिश की। सचिन ने पलटकर रिया को देखा। उसकी आंखों में रिया के लिए गुस्सा नहीं था, लेकिन एक सवाल था कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। रिया ने सचिन के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वो अपनी माँ की हरकतों के लिए शर्मिंदा है। रिया का रोना और गिड़गिड़ाना शायद सचिन के गुस्से को थोड़ा ठंडा कर देता, लेकिन तभी ममता ने फिर एक गलती कर दी। अपनी बेटी को ढाल बनता देख ममता का डर फिर से घमंड में बदलने लगा। उसने सिक्योरिटी को जोर की आवाज लगाई। ममता की आवाज़ सुनते ही बाहर से 3-4 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सचिन को घेर लिया। ममता ने सोचा कि अब बाजी पलट गई है, लेकिन वो ये भूल गई कि सचिन गलियों का शेर है, उसे पिंजरों में कैद करना आसान नहीं। जैसे ही एक गार्ड ने सचिन के कंधे पर हाथ रखा, सचिन ने उसकी कलाई मरोड़कर उसे वहीं जमीन पर पटक दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी बॉलीवुड एक्शन सीन से कम नहीं था, लेकिन यहाँ कोई रीटेक नहीं था। सचिन ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा दर्द उन गार्ड्स पर निकाल दिया। वो एक एक करके सबको धूल चटा रहा था। एक गार्ड ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने उसे उठाकर सेंटर टेबल पर दे मारा। रिया चीख रही थी, ममता के मुंह पर हाथ था और सचिन का तांडव जारी था। वो आज किसी से पिटने नहीं, बल्कि सबको ये बताने आया था कि परेश देशमुख का बेटा होना क्या मायने रखता है। जब आखिरी गार्ड भी जमीन पर कराह रहा था, सचिन ने अपनी शर्ट की आस्तीन पोंछी और एक बार फिर ममता की तरफ बढ़ा। इस बार ममता सचमुच रो पड़ी। उसका सारा अहंकार आंसुओं के साथ बह गया। उसने हाथ जोड़ लिए, लेकिन सचिन उसे मारने नहीं गया था। उसने वहां पड़ी एक कुर्सी को ठोकर मारी और ममता के बिल्कुल करीब जाकर चेतावनी दी। उसने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अस्पताल से कोई बुरी खबर आई तो वो वापस आएगा, और तब न पुलिस बचा पाएगी, न पैसा और न ही ये सिक्योरिटी। सचिन ने जिस नफरत से ममता को देखा, वो ममता जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। उसने रिया के सिर पर हाथ रखा, जो शायद इस बात का संकेत था कि वो रिया को दोषी नहीं मानता, और फिर आंधी की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही ममता के घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ टूटे हुए कांच और बिखरे हुए नोट उस तबाही की गवाही दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल का नज़ारा ममता के घर से बिल्कुल उलट था, लेकिन तनाव वहां भी कम नहीं था। आईसीयू के बाहर लगी घड़ी की टिक टिक हर गुजरते पल के साथ दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। रेणुका अब तक जमीन पर बैठकर रो रही थी। आज पहली बार उसे अपने लालच पर पछतावा हो रहा था। उसे बार बार परेश की वो बात याद आ रही थी कि रेणुका, पैसा तो हाथ का मैल है, रिश्ते असली पूंजी हैं।
आज जब उसका पति मौत से लड़ रहा था तो ममता का दिया हुआ वो ब्लैंक चेक उसे रद्दी के टुकड़े जैसा लग रहा था। साइली ने रेणुका को संभाला हुआ था, लेकिन साइली की अपनी हालत खराब थी। वो लगातार खिड़की से आईसीयू के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। उसे परेश बाबा में अपना पिता दिखता है और आज उसे लग रहा था जैसे वो दोबारा अनाथ हो जाएगी। आकाश दीवार से सिर टिकाए खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो खुद को दोषी मान रहा था कि उसके प्यार की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। जब सचिन वापस अस्पताल पहुंचा तो उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि वो क्या करके आया है। उसके कपड़ों पर धूल थी, हाथ की पड़कियों पर खून लगा था, शायद गार्ड्स को मारने की वजह से या कांच लगने से, और सांसें तेज चल रही थीं। साइली तुरंत उसके पास आई और उसने सचिन के हाथों को देखा। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस अपनी साड़ी के पल्लू से सचिन के हाथ से बहते खून को साफ करने लगी। उस पल सचिन की आंखों में जो बेबसी थी वो किसी को भी रुला सकती थी। वो अभी तक एंग्री यंग मैन बना हुआ था, लेकिन साइली के स्पर्श ने उसे फिर से एक बेटा बना दिया। वो साइली के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो सचिन जिसे पूरी दुनिया पत्थर दिल समझती है, आज एक बच्चे की तरह रो रहा था और कह रहा था, साइली, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं मर जाऊंगा उनके बिना। ये सीन इतना इमोशनल था कि वहां खड़े नर्स और वार्ड बॉय की आंखें भी नम हो गईं। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सबकी नज़रें डॉक्टर के चेहरे पर टिक गईं। डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया, उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने सचिन की तरफ देखा और गहरी सांस ली। माहौल इतना भारी हो गया कि सबकी सांसें अटक गईं। डॉक्टर ने जो कहा उसने ज़मीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि परेश जी को होश तो आ गया है, लेकिन उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। उन्हें एक और अटैक आया तो हम शायद उन्हें नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर के ये शब्द किसी फैसले जैसे थे, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। डॉक्टर ने बताया कि परेश जी होश में आते ही सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं, उन्हें सचिन से मिलना है। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें ज़्यादा बात करने दी जाए, लेकिन उनकी जिद के आगे डॉक्टर्स भी हार मान गए। सचिन ने कांपते कदमों से आईसीयू की तरफ रुख किया। उसे डर लग रहा था। उसे उन मशीनों की आवाज़ से, उन दवाइयों की गंध से डर लग रहा था। जब उसने आईसीयू का भारी दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो जो दृश्य उसने देखा उसने उसका कलेजा चीर दिया। परेश बाबा, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज अनगिनत तारों और नलियों से घिरे हुए बिस्तर पर बेजान से लेटे थे। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उनका चेहरा बहुत कमज़ोर लग रहा था। सचिन धीरे धीरे उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा सचिन के लिए होती थी, माफ़ करने वाली, प्यार करने वाली। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और सचिन के गाल पर रखा। परेश बाबा ऑक्सीजन मास्क के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। सचिन ने अपना कान उनके मुंह के पास ले गया। बाबा की आवाज़ बहुत धीमी थी, टूटी हुई थी। उन्होंने कहा, सचिन, वादा कर, तो कुछ गलत नहीं करेगा। ममता जी को बाबा अभी भी अपने बेटे को बचाना चाहते थे। वो जानते थे कि सचिन गुस्से में कुछ कर बैठेगा। अपनी आखिरी सांसों के बीच भी उस पिता को अपनी जान की नहीं बल्कि अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। सचिन ने रोते हुए बाबा के हाथ को चूमा और वादा किया, मैं कुछ नहीं करूंगा बाबा, आप बस ठीक हो जाओ। लेकिन तभी मॉनिटर की बीप तेज होने लगी, मशीनें शोर मचाने लगी। परेश बाबा की पकड़ सचिन के हाथ से ढीली पड़ने लगी। उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगीं। डॉक्टर और नर्स दौड़कर अंदर आए और उन्होंने सचिन को बाहर धकेलना शुरू कर दिया। कोट ब्लू, कोट ब्लू की आवाज़ें गूंजने लगीं। सचिन को जबरदस्ती आईसीयू से बाहर निकाला गया। कांच के दरवाजे के उस पार वो देख रहा था कि डॉक्टर्स उसके बाबा की छाती पर जोर जोर से पंप कर रहे हैं, यानी सीपीआर दे रहे हैं, और उन्हें झटके दे रहे हैं। बाहर खड़ा पूरा परिवार चीख पुकार कर रहा था। रेणुका बेहोश हो गई थी। सचिन कांच पर मुक्का मार रहा था और चिल्ला रहा था, बाबा उठो। क्या ममता का श्राप सच हो जाएगा? क्या परेश बाबा सचिन का वादा लेने के बाद हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे, या फिर किस्मत देशमुख परिवार को एक और मौका देगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर अस्पताल के उस आईसीयू वार्ड में समय जैसे थमसा गया था। मॉनिटर से आती वो लंबी और एक समान दीप की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह सचिन के दिमाग पर चोट कर रही थी। वो लकीर जो स्क्रीन पर सीधी हो गई थी, वो बता रही थी कि परेश बाबा की धड़कनें रुक चुकी हैं। डॉक्टर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर आखिरी कोशिश के तौर पर डिफिब्रिलेटर यानी शॉक मशीन के पैड्स बाबा के सीने पर रखे। सचिन कांच के उस पार खड़ा पत्थर की मूरत बन चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू भी अब सूख गए थे, क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिख रही थी। डॉक्टर ने चार्ज क्लियर कहा और बाबा के शरीर को एक जोरदार झटका लगा। शरीर बिस्तर से ऊपर उछला और फिर बेजान होकर गिर गया। मॉनिटर अभी भी वही मनहूस सीधी लकीर दिखा रहा था।
बाहर खड़ी रेणुका ने जब ये देखा तो वो परेश चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ी। साइली ने उसे संभाला, लेकिन उसकी अपनी नजरें मॉनिटर पर टिकी थीं। क्या सच में ये अंत था? क्या ममता का अहंकार जीत गया और एक गरीब की ईमानदारी हार गई? डॉक्टर ने हताश होकर सिर हिलाया और मशीन बंद करने का इशारा किया, लेकिन तभी मॉनिटर पर एक हल्की सी हलचल हुई। वो सीधी लकीर टेढ़ी मेढ़ी होने लगी और वो डरावनी बीप एक रिदम में बदल गई। धक धक। ये आवाज़ देशमुख परिवार के लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। कुदरत ने चमत्कार कर दिखाया था। परेश बाबा की सांसें लौट आई थीं। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और तुरंत ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाया। उन्होंने बाहर आकर परिवार को जो खबर दी वो राहत देने वाली तो थी, लेकिन पूरी तरह खुशी की नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि परेश जी को मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया था। हमने उन्हें मौत के मुंह से खींच तो लिया है, लेकिन उनके दिमाग तक कुछ देर ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से वो कोमा में जा सकते हैं या उन्हें पैरालिसिस यानी लकवा हो सकता है। ये सुनकर सचिन के चेहरे पर जो भाव आए उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक तरफ पिता के जिंदा होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें इस लाचार हालत में देखने का गम। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन देशमुख परिवार की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। इस घटना ने घर के समीकरण पूरी तरह बदल दिए थे। सबसे बड़ा बदलाव रेणुका में देखने को मिला। वो औरत जो कल तक ममता के पैसों के पीछे भाग रही थी, आज आईसीयू के बाहर बैठी अपने हाथों को देख रही थी। उन्हीं हाथों से जिनसे उसने वो ब्लैंक चेक पकड़ा था। उसे महसूस हो रहा था कि उस चेक का वजन उसके पति की जान से ज्यादा भारी पड़ गया। जब साइली उसके लिए पानी लेकर आई तो रेणुका ने साइली को गले लगा लिया। आज उसे अपनी हाई क्लास समधन नहीं, बल्कि अपनी फूल वाली बहू ही अपना सहारा लग रही थी। रेणुका का ये पछतावा चाहे देर से आया हो, लेकिन इसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था। उसने कसम खाई कि अब वो ममता के घर की तरफ थूकेगी भी नहीं, चाहे वे कितने भी करोड़पति क्यों ना हों। उधर ममता के बंगले में भी तूफान थमा नहीं था। पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रही ममता को एक और झटका लगा। वो फोन उठाकर पुलिस कमिश्नर को कॉल करने ही वाली थी कि सचिन को जेल भिजवा सके, तभी रिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रिया, जो हमेशा अपनी माँ की जी हजूरी करती थी, आज एक अलग ही तेवर में थी। उसने ममता के हाथ से फोन छीनकर दीवार पर दे मारा। ममता सन्न रह गई। रिया ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर ममता ने पुलिस को फोन किया या सचिन दादा के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो वो पुलिस को गवाही देगी कि कैसे ममता ने परेश बाबा को मानसिक प्रताड़ना दी और उन्हें आत्महत्या की हद तक उकसाया। रिया ने धमकी दी कि वो मीडिया को बताएगी कि उसकी माँ, जो समाज में एक समाजसेवी बनती है, असलियत में कितनी क्रूर है। अपनी ही बेटी से मिली इस चुनौती ने ममता के हाथ बांध दिए। वो गुस्से में तिलमिला रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर रिया ने मुंह खोला तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से अंदर आए, परेश बाबा को होश आया, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने आशंका जताई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके शरीर का दाहिना हिस्सा सुन्न पड़ गया था। पैरालिसिस का अटैक। जब सचिन अंदर गया तो बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। सचिन ने बाबा के आंसू पोंछे और उनके माथे को चूमा। उस पल सचिन ने एक फैसला लिया। उसने बाबा के कान में कहा, बाबा, अब तक मैं सिर्फ आपका बेटा था, लेकिन अब मैं आपकी लाठी बनूंगा। ममता ने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया ला, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन ईमानदारी से। सचिन की आंखों में अब बदले की आग नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने का जुनून था। वो समझ चुका था कि हिंसा से वो ममता को डरा सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता। उसे हराने के लिए उसे उसी के खेल में, यानी कामयाबी में मात देनी होगी। तभी आईसीयू के बाहर शोर हुआ। ममता वहां पहुंची थी। नहीं, वो माफी मांगने नहीं आई थी। वो ये देखने आई थी कि परेश जिंदा है या मर गया, ताकि उसे अपने ऊपर लटक रही पुलिस केस की तलवार का अंदाजा हो सके। उसके साथ रिया भी थी। जैसे ही ममता ने देशमुख परिवार के पास कदम रखा, सचिन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। ममता ने अपनी आदत के अनुसार फिर से दाना मारने की कोशिश की। अरे शुक्र मनाओ कि बच गया। आकाश का ये विद्रोह ममता के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं था। उसने रिया की तरफ देखा, उम्मीद की कि बेटी उसका साथ देगी, लेकिन रिया चुपचाप आकाश का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। ममता अकेली पड़ गई थी। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न करते हुए वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो नफरत थी वो बता रही थी कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो वापस आएगी, और भी घटिया चालों के साथ। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अंत में आया। जब सब शांत हो गया और सचिन अस्पताल के बाहर चाय की टपरी पर खड़ा था, साइली उसके पास आई। सचिन ने साइली से कहा कि वो अब टैक्सी नहीं चलाएगा।
साइली हैरान थी। सचिन ने कहा कि टैक्सी चलाकर वो घर तो चला सकता है, लेकिन ममता जैसे लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकता। सचिन ने साइली के फूलों के बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाने का प्लान बताया, वो प्लान जो साइली ने कभी सपने में सोचा था, एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। उड़ने की आशा का असली मतलब अब समझ में आ रहा था। सचिन ने तय किया कि वो साइली के हुनर और अपनी मेहनत को मिलाकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जिसके सामने ममता की दौलत फीकी पड़ जाएगी। उसने कसम खाई कि एक दिन ममता को उसी के इवेंट में, उसी के घर में झुककर साइली के काम की तारीफ करनी पड़ेगी। एपिसोड का अंत एक बहुत ही पावरफुल विजुअल के साथ होता है। सचिन अस्पताल की रसीद और दवाइयों का बिल काउंटर पर भर रहा है। उसका पर्स खाली हो चुका है, लेकिन उसका हौसला भरा हुआ है। बैकग्राउंड में एक प्रेरक संगीत बजता है। कैमरा सचिन के चेहरे पर जूम करता है। ये अब वो आवारा शराबी सचिन नहीं है, ये एक जिम्मेदार बेटा, एक सपोर्टिव पति और एक ऐसा योद्धा है जिसने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, ये था उड़ने की आशा का वो महा एपिसोड जो आने वाले दिनों में आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आग लगाने वाला है। क्या सचिन अपने इस नए मिशन में कामयाब हो पाएगा? क्या लकवाग्रस्त परेश बाबा कभी ठीक होकर अपने बेटे की कामयाबी देख पाएंगे? और क्या ममता अपनी हार चुपचाप स्वीकार कर लेगी, या वो रोशनी के अतीत, जो अभी भी एक राज बना हुआ है, का इस्तेमाल करके देशमुख परिवार को फिर से तोड़ने की कोशिश करेगी? रोशनी का डर बता रहा है कि ममता के पास अभी भी एक इक्का बचा है। मैं आपकी ड्रामा क्वीन पूजा आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही इस शो में अगला धमाका होगा, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। तब तक के लिए कमेंट्स में बताइए कि क्या सचिन को बिजनेस करना चाहिए या उसे अपनी टैक्सी के साथ ही खुश रहना चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।